हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के मंच पे आपका फिर से स्वागत है। पहल एकेडमी की जो कॉन्सेप्चुअल सीरीज स्टार्ट हो रखी थी उसका आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है साइट्स की COP19 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 19वीं मीटिंग जो अभी हाल ही में पनामा शहर में हुई है। कहाँ पे? पनामा सिटी के अंदर। पनामा जो कंट्री है उसकी पनामा सिटी कैपिटल जो है वहाँ पे हुई है अभी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि साइट्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। पनामा की लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है और साथ में ही हम इस जो COP19 है इसके अंदर क्या क्या आउटकम्स निकले उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही लास्ट में हम 2 क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइट्स की COP19 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। जितनी भी एनिमल्स की प्लांट्स की स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड है, लुप्त होने की कगार पे हैं या लुप्त हो सकती हैं आने वाले टाइम में, या जिनके ऊपर खतरा है, उनके ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एकमात्र ट्रीटी है। इसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसकी 19वीं जो मीटिंग है वो अभी हाल ही में पनामा शहर के अंदर हुई है। ये इसका ऑफिशियल लोगो है जिसमें देख सकते हैं प्लांट्स एनिमल्स की ये पिक्चर बनी हुई है और साथ में ही ये लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19वीं मीटिंग। तो अब हम देखते हैं कि पनामा की लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये मैप में देख रहे हैं आप, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, ये यहाँ से ये साउथ अमेरिका स्टार्ट हो जाता है और ये जो पोर्शन है ये है पनामा देश जिसकी कैपिटल है पनामा सिटी। वहाँ पे इसकी 19वीं मीटिंग हुई है। तो इसकी लोकेशन देखें तो इस साइड क्या है इसके? पैसिफिक ओशियन, इस साइड कैरेबियन सी यानी ये अटलांटिक ओशियन का ही पार्ट है। साथ में इसमें पनामा कैनाल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साथ में ही अब एक नई टर्म भी हम देख लेते हैं कि ये जो हिस्सा है ये लैंड का हिस्सा है, इस साइड वाटर बॉडी है, इस साइड भी वाटर बॉडी है। तो इस लैंड के हिस्से को क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस वो जमीन का हिस्सा होता है जो किन्हीं 2 वाटर बॉडीज को तो अलग करता है और किन्हीं 2 लैंड मासेस को जोड़ता है। इसके ऑपोजिट क्या होता है? स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट जो किन्हीं 2 जो जमीन के हिस्से हैं उनको अलग करता है और 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका हो गया, स्ट्रेट ऑफ हरमुज हो गया। तो ये पनामा की लोकेशन हमने देखी, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि साइट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। साइट्स जिसको वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, एनिमल्स एंड प्लांट्स। वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 1960s तक आते आते हमने देखा कि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो जिनके ऊपर खतरा मंडराने लगा, जो लुप्त होने की कगार पे आ गई। तो विश्व भर की जितने भी देश हैं उन सब ने मिलके एक ऐसा प्लान किया कि इनको हम कंजर्व करते हैं, उनके ट्रेड को भी रेगुलेट करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में अगर इनका ट्रेड हो तो उनके सर्वाइवल पे खतरा ना हो। तो उसको रेगुलेट करने के लिए 1963 में IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसका मसौदा तैयार किया। फिर फाइनली ये फोर्स में कब आई? 1975 के अंदर। 1975 के अंदर ये फोर्स में आई और 183 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ओके, ये एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स उनको रेगुलेट करता है कि उनके अंदर जो ट्रेड हो रहा है वो उन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए खतरा ना हो, ट्रेड है वो रेगुलेट करना। ओके, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसका जो प्रशासनिक ढांचा है वो कौन प्रोवाइड करता है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो इसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिनके तहत जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी एक जगह मिलके प्रपोजल्स रखती हैं कि इन स्पीसीज को कंजर्व करने की जरूरत है, तो वो वहां पे डिसीजन लिया जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस कन्वेंशन की, ठीक है। इंडिया ने भी एक बार 1981 के अंदर कोप जो 3 है उसको हेल्ड किया है। हालांकि साइट्स है वो लीगली बाइंडिंग है, मतलब आपको इसके जो जितने भी एग्रीमेंट्स होंगे, जितने भी प्रपोजल्स होंगे वो बाइंडिंग होंगे हर मेंबर देश के ऊपर, उनको मानना ही होगा। लेकिन ये जो नेशनल लॉज है, मतलब वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हर देश है वो अपने खुद के नियम भी बना सकता है, उसकी जगह ये नहीं लेगा। वो अलग होंगे नियम, वो नियम इस एग्रीमेंट के तहत बनाए जाएंगे ताकि उनको स्पीसीज को कंजर्व किया जा सके। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये लीगली बाइंडिंग है। साथ में ही ये एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हर मेंबर कंट्री के लिए, हर पार्टी के लिए, जो खुद को इनको अडॉप्ट करना पड़ता है अपने खुद के जो नेशनल लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेशन, डोमेस्टिक जो लेजिस्लेशन बनाते हैं उनके लिए, ताकि जो साइट्स की जो कन्वेंशन है उसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सके। अब इसकी सम्मेलन की बात करें तो कोप 13 तक तो ये 2 साल में एक बार होती थी और उसके बाद से ये 3 साल में एक बार होने लगी। तो एग्जाम में कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये एनुअली होती है या नहीं, तो ये एनुअली नहीं होती है। कोप 13 तक 2 साल में एक बार होती थी और उसके बाद से ये 3 साल में एक बार होती है। चलिए, इसके तहत जितनी भी स्पीसीज आती हैं उनको 3 इंडेक्सेस में डिवाइड कर रखा है। किस बेसिस पे? कि उनके ऊपर कितना खतरा है, डिग्री ऑफ जो खतरा है उसके ऊपर इनको 3 अपेंडिक्सेस में बांट रखा है। बात करें तो अपेंडिक्स 1, इसके तहत वो स्पीसीज आती हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। ओके, सबसे ज्यादा खतरे वाली अपेंडिक्स 1 के अंदर आती हैं, जिनके लुप्त आज या कल जो लुप्त होने की कगार पे हैं। डिग्री ऑफ एक्सटिंक्शन ये हाईएस्ट होती है इसके अंदर। इसके अंदर क्या होता है, उन स्पीसीज का जो कमर्शियल ट्रेड होता है, वाणिज्यिक जो व्यापार है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कमर्शियल ट्रेड है वो प्रोहिबिटेड है, और ट्रेड अगर होता भी है तो वो सिर्फ एक पर्पज के लिए होगा। किसके लिए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज के लिए। साथ में ही चाहे उसका स्पीसीज का इंपोर्ट करना हो चाहे एक्सपोर्ट करना हो, उसके लिए परमिट की जरूरत पड़ेगी। मान लो इंडिया से कोई स्पीसीज है जो अपेंडिक्स 1 के तहत आती है, उसको ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, ठीक है, R&D पर्पजेस के लिए, तो यहां भी एक्सपोर्ट परमिट की जरूरत होगी और ऑस्ट्रेलिया को भी इंपोर्ट परमिट की जरूरत होगी। तो दोनों जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट की जरूरत होगी। किसके तहत? अपेंडिक्स 1 के तहत जो भी स्पीसीज आती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है? इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गोरिल्लाज है, सी टर्टल्स है, लेडी स्लीपर ऑर्चिड्स है, जायंट पेंडाज है। इन सबको मिला के लगभग 1082 स्पीसीज अपेंडिक्स 1 के तहत आती हैं। अपेंडिक्स 2 की बात करें, इसके अंदर इससे कम जिनको खतरा है, हालांकि संकट उन पे भी है, लेकिन कम खतरे वाली स्पीसीज अपेंडिक्स 2 के अंदर आती हैं। फेसिंग इमिनेंट एक्सटिंक्शन बट नीड मॉनिटरिंग सो दैट एनी ट्रेड डजंट बिकम ए थ्रेट। मतलब अभी हाल फिलहाल में एक्सटिंक्ट नहीं होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकती है अगर उनको अभी कंजर्व नहीं किया गया तो। इसके तहत सिर्फ एक्सपोर्ट परमिट की जरूरत होती है, मतलब यहां से अगर कोई स्पीसीज यहां भेजनी है तो एक्सपोर्ट परमिट की जरूरत होती है, इसको इंपोर्ट परमिट की जरूरत नहीं है। इसके तहत कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं? एग्जाम्पल देखें तो अमेरिकन जिनसेन, पेडल फिश, लायंस, अमेरिकन एलिगेटर, महोगनी और कुछ कोरल्स, ये सारी स्पीसीज अपेंडिक्स 2 के अंदर आती हैं। अपेंडिक्स 3 की बात करें तो ये सबसे कम खतरे वाली, और ये है वो मेंबर कंट्रीज हैं वो प्रपोज कर सकती हैं कि भाई हाँ, जैसे मान लो कि स्नो लेपर्ड है, वो इंडिया में भी और चाइना में भी इधर से उधर मूव करता रहता है, तो ये दोनों देश मिलके कि भाई इंडिया से अगर चाइना में जाता है तो चाइना की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको कंजर्व करे। तो ये देश आपस में मिलके उन स्पीसीज को अपेंडिक्स 3 में रख सकती हैं कि उनके ट्रेड को भी रेगुलेट किया जाए, उन स्पीसीज को भी कंजर्व किया जाते। इट इज ए लिस्ट ऑफ स्पीसीज इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी, जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उसकी रिक्वेस्ट पे स्पीसीज को इंक्लूड किया जा सके, दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड इन द स्पीसीज एंड दैट नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज टू प्रिवेंट द अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन।
दूसरी जो मेंबर कंट्री है उसके सहयोग की भी आवश्यकता होती है उन स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए। तो हमने देखा कि अपेंडिक्स 3 के अंदर अगर किसी स्पीसीज को इंक्लूड करना है तो वो मेंबर कंट्रीज कर सकती हैं, लेकिन अपेंडिक्स 1 और 2 के अंदर अगर किसी स्पीसीज को इंक्लूड करना है तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा। सारे देश एक मत होके अगर उस प्रपोजल को पास कर देते हैं तो वो स्पीसीज इनके अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो इन दोनों के लिए अपेंडिक्स 1 और 2 के लिए अगर किसी स्पीसीज को इसमें इंक्लूड करना है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जरूरत है। अपेंडिक्स 3 के अंदर मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में कर सकती हैं, इसके अंदर डाल सकती हैं। स्पीसीज में बी एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम अपेंडिक्स 1 और 2 और मूव्ड बिटवीन देम ओनली बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अगर किसी स्पीसीज को अपेंडिक्स 2 से 1 में डालना है या 1 से वापस 2 में डालना है तो वो किसकी हेल्प से होगी? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हेल्प से। अब हम देखते हैं कि जो कोप 19 पनामा शहर में हुई है अभी 14 से 25 जो नवंबर है उसके बीच में, तो उसके क्या क्या हाइलाइट्स हैं। तो उसके अंदर लगभग 52 प्रपोजल्स, 500 से भी ज़्यादा स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए 52 लगभग प्रपोजल्स हैं वो पुट फॉरवर्ड किए गए अलग अलग मेंबर कंट्रीज के द्वारा, ताकि उनके जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको रेगुलेट किया जा सके। कुछ एग्जांपल्स जैसे शार्क्स, रेप्टाइल्स, हिपोज, सॉन्ग बर्ड्स, राइनोज, 200 के लगभग पेड़ों की जो प्रजातियां हैं, ऑर्चिड्स, एलिफेंट्स, टर्टल्स और भी बहुत सारे। ओके, अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में इंडिया ने कौन कौन से प्रपोजल्स रखे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते थे। तो इंडिया ने एक तो जो शीशम, जो आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, जो गांव के अंदर मोस्ट कॉमन है, राजस्थान में तो बहुत देख सकते हैं, जो शीशम है जिसको डलबर्जिया सीसो बोलते हैं, इसको अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड करने के लिए प्रपोजल है वो अप्रूव हो गया है। ऐसे ही सी ककम्बर थैलेनोटा, उसको भी अपेंडिक्स 2 में शामिल करने के लिए प्रपोजल है वो अडॉप्ट हो गया है। ये सी ककम्बर है, समुद्र के अंदर ये जो ककुम्बर होता है उसकी शेप का होता है जो फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल, जिसको निलेसोनिया लेथी भी बोलते हैं, इसको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 के अंदर, अभी हमने देखा ना कि अपेंडिक्स 2 में और 1 में अगर किसी प्रजाति को ऐड करना है, उसको हटाना है या इधर से उधर मूव भी करना है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग में प्रपोजल रखा जाएगा। तो वही यहाँ हुआ। लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, उसको अपेंडिक्स 2 से 1 में, मतलब इसको अब और ज्यादा कंजर्व करने की जरूरत है, ये लुप्त होने की कगार पे हैं, इनको और ज्यादा खतरा उत्पन्न हो गया है। जो फोटो में देख रहे हैं ये लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल है, इसका जो ये ऊपर का जो कवच है ये एकदम सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका नाम लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल पड़ा है। नेक्स्ट है वो रेड क्राउन्ड रूफ्ड टर्टल, बटागोर कछुआ, इसको भी अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 के अंदर। ओके, ये फोटो में देख रहे हैं ये है, इसकी जो ये रेड कलर का जो क्राउन है जो फोटो में देख रहे हैं आप, इसके कारण इसका नाम रेड क्राउन रूफ टर्टल पड़ा। साथ में गीको क्राइटोडेक्टलस जैपोरेनेसिस, इसको अपेंडिक्स 2 के अंदर इंक्लूड करने का प्रपोजल है वो अप्रूव हो गया। तो ये कुछ स्पीसीज हैं जिनको इंडिया ने प्रपोज किया था और ये इन सबको प्रपोजल है वो अडॉप्ट कर लिया गया है। और हाइलाइट्स की बात करें तो एक जो सरप्राइज वाली जो बात आई है वो ये आई है कि आइवरी के लिए, मतलब जो हाथी दांत होता है, हाथी दांत होता है, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके ट्रेड के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है कि कोई भी देश है वो इसको वाणिज्यिक जो व्यापार है वो नहीं कर सकता। तो इस व्यापार जो प्रतिबंध को हटाने के लिए कुछ देश जैसे नामीबिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना, इन कंट्रीज ने एक प्रपोजल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सामने रखा कि इनका जो ट्रेड है वो रीओपन किया जाना चाहिए। इंडिया ने उसमें वोटिंग से भाग नहीं लिया, वोटिंग से अलग रहा है, जबकि अब तक जितनी भी कोप हुई हैं इसकी साइट्स की, इसके फॉर्मेशन से इंडिया का स्टैंड ये रहा कि इंडिया ने इसके ट्रेड के ऊपर सहमति दी है कि भाई इसके ट्रेड पे बैन होना चाहिए, लेकिन इस बार इंडिया अब्सटेन रहा है। इसके पीछे कुछ कारण देखे जा रहे हैं कि अभी हाल ही में जो चीता है, अफ्रीकन जो चीता है, वो नामीबिया से और इंडिया के कूनो नेशनल पार्क जो एमपी में है, वहाँ पे उन जो अफ्रीकन चीताज हैं उनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया है। तो इंडिया और नामीबिया के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे जुलाई में
जिसके तहत ये था कि साइट्स हो या फिर और जितने भी रिलेटेड जो बायोडाइवर्सिटी से, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितनी भी जो कॉन्फ्रेंसेज होंगी, कन्वेंशंस होंगी, उसके अंदर एक दूसरे देश का वो सपोर्ट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके पीछे यही रीजन देखा जा रहा है कि चीता है उसको यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया कोनो नेशनल पार्क एमपी के अंदर। तो नामीबिया के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट होगा, चूंकि नामीबिया ने इस प्रपोजल को अप्रूव किया था, प्रपोजल को रखा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के सामने, तो इंडिया इस वोटिंग से अलग रहा है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। और कौन कौन से हैं? बहुत सारी मैराइन स्पीसीज हैं, उनको भी अपेंडिक्स 2 के अंदर लाया गया है। कौन कौन सी है वो? सार्क की कुछ प्रजातियां हैं, हैमरहेड सार्क है, गिटार फिश है, रेक्लम सार्क है, ब्लू सार्क है, और 3 इंडो पैसिफिक सी ककम्बर्स हैं जो हमने देखा था। इसके साथ में 2 सॉन्ग बर्ड्स हैं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से, वाइट रम्प्ड समा जो इंडिया में से लेके इंडोनेशिया तक मिलता है, उसको अपेंडिक्स 2 के अंदर शामिल किया गया है। साथ में ही स्ट्रो हेडेड बुलबुल है, उसको भी अपेंडिक्स 1 के अंदर मूव कर दिया गया है। तो ये सारे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है पनामा के अंदर हुई है साइट्स की, उसके हाइलाइट्स थे, ये प्रपोजल्स लिए गए इसके। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसिडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइट्स कन्वेंशन, जो अभी हमने पढ़ी है। पहला है, इट इज लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज, इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ साइट्स, इंडिया होस्टेड COP 4 ऑफ साइट्स, द COP टेक्स प्लेस एवरी 3 ईयर। तो इसमें से देखिए कौन सा सही है और कौन सा गलत है, फिर हम ऑप्शंस को चूज करते हैं। तो हमने पढ़ा कि ये लीगली बाइंडिंग है, लेकिन नेशनल लॉज की जगह नहीं लेती है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, इंडिया इज ए सिग्नेटरी ऑफ साइट्स, हाँ जब से कन्वेंशन बनी है तब से इंडिया इसका सिग्नेटरी है, तो ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एलिमिनेट करने की जो पद्धति है वो देखते हैं। तीसरा है, इंडिया हैज होस्टेड COP 4 ऑफ साइट्स, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो एग्जामिनर है वो ऐसे ही उलझाते हैं, COP 4 को नहीं, COP 3 को इंडिया ने होस्ट किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो सी गलत होते ही ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आंसर कौन सा बचा हमारा? A, B एंड D। COP टेक्स प्लेस एवरी 3 ईयर। COP 14 के बाद में हमने पढ़ा, COP 13 के बाद में हर 3 साल के अंदर एक बार होती है, उससे पहले ये हर 2 साल के अंदर एक बार होती थी। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमको सीधे सीधे देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हमने अभी अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग हुई अभी हाल ही में, उनको पढ़ा, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें COP का नाम है, फिर जगह का नाम है, और वो किससे रिलेटेड है। COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में, UNFCCC क्लाइमेट चेंज। दूसरा ऑप्शन है COP 14 वुहान चाइना, वेटलैंड से रिलेटेड। तीसरा COP 14 पनामा से शहर में और साइट से रिलेटेड। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला दूसरा सही है, या सारे सही हैं। तो इसमें तीनों के तीनों ऑप्शंस सही है। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 27वीं मीटिंग है वो शर्म अल शेख इजिप्ट में हुई है, UNFCCC क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। दूसरी COP 14 वुहान के अंदर हुई है चाइना में, वेटलैंड से रिलेटेड। तीसरी अभी हमने पढ़ी COP 19 पनामा शहर के अंदर, साइट से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक साइट से रिलेटेड था। हमने देखा पनामा शहर की लोकेशन के बारे में देखा, इस्थमस स्ट्रेट के बारे में जाना, साइट्स की पूरी हिस्ट्री देखी, उसके तीनों इंडेक्सेस के बारे में देखा हमने, और जो COP मीटिंग अभी हुई है पनामा शहर के अंदर 19वीं जो मीटिंग हुई है, उसके क्या क्या हाइलाइट्स रहे वो हमने देखे, और ये 2 क्वेश्चंस देखे हमने। तो थैंक यू, वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।